बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज के डेटा पे से शुरुआत करते हैं कि कल एफआईज ने क्या किया, उसके बाद डीआईज की एक्टिविटीज़ देखते हैं और फिर ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड देखते हैं। तो एफआईज दूसरे दिन लगातार खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। बड़ी अच्छी खबर है। देखिए 596 करोड़ के डेटा को मत देखिए, एक जो प्रेशर है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये देखिए बस आप इनका क्वांटम देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा खुशी नहीं होगी। 2700 करोड़ की बाइंग डीआईज करके ले गए हैं, ये अच्छी चीज़ है। अब डीआईज अगर एफआईज का सहारा मिला इंडेक्स वाले शेयरों को तो फिर डीआईज अपने मिड कैप स्मॉल कैप पर ध्यान लगा पाएंगे। अब देखना होगा वो कब लगेगा। आगे देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, क्योंकि आज जो पॉलिसी आई है बैंक ऑफ जापान की उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें वॉलेटाइल हुई, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आज सारे ग्रीन में हैं। डाउ कल क्लोज हुआ ग्रीन में, वहाँ पर अपनी अलग कहानी है। इन्फ्लेशन उनका डेटा आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर ईज होता हुआ दिखाई दिया। शंघाई हैंसेंग करीब आधा परसेंट ऊपर हैं, निकाई में करीब 1% की तेज़ी और साथ ही अगर देखेंगे कोस्पी में करीब 1% का उछाल। अब देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जो कि लूजिंग साइड पर हैं। तो आईटीआई 11% ऊपर, एयरटेल प्रेफरेंशियल करीब 9%, ओला इलेक्ट्रिक करीब 8.5%। ओला इलेक्ट्रिक में जो प्रमोटर्स की तरफ से सफाई आई है कि जो भी उनको सेल ऑफ करना था वो कर लिया है उन्होंने, प्रमोटर ने। अब उनके आगे कोई इक्विटी सेल ऑफ का उनका कोई प्लान नहीं है, इसकी वजह से 2-3 दिन शेयर गिरा भी था, अब थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है। वॉकहार्ट फार्मा 6.5% ऊपर है। स्ट्राइड सार्को लैब में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं गिरने वाले शेयर। रेणुका शुगर, गैब्रियल, नाम इंडिया, एलटीआईएम और तानला, इन सभी शेयरों में करीब 2 से 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज की बड़ी खबर वही जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई है, जिसमें ब्याज दरें उन्होंने 0.5% से बढ़ाकर 0.25% कर दी हैं। बढ़ती ब्याज दर रोकने का बढ़ती महंगाई दर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नवंबर कोर महंगाई दर वहाँ पर 3% रही थी। अक्टूबर में भी जो इन्फ्लेशन थी वो 3% रही थी। हालांकि जो दूसरी वाली इन्फ्लेशन होती है सीपीआई वाली, उसमें 2.9% आया था नवंबर, लेकिन कोर महंगाई दर वहाँ पर 3% के आसपास ही चल रही है। लगातार 44 महीनों से महंगाई दर बैंक ऑफ जापान के कंफर्ट रेंज से ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। उनका जो कंफर्ट जोन है वो 2% पर जाकर ख़त्म होता है, महंगाई दर 3% पर चल रही है। पिछली बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे इन्होंने जनवरी 2025 में बढ़ाए थे, अब की बार इन्होंने दिसंबर 2025 में बढ़ाए, तो ऑलमोस्ट 11 महीने बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है जापान में। लेकिन अब ब्याज दरें 30 साल के हाई पर पहुंच गई हैं। 1995 में ये दरें चलती थी जो कि अब 2025 में चल रही है। पूरा एक जनरेशन निकल गई है जिन्होंने शायद इस तरह के इंटरेस्ट रेट देखे होंगे जापान में। थोड़ी देर बाद बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी अराउंड 12 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। प्रशांत सर, 30 साल बाद जापान के लोगों को इस तरह के इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिले, एक जनरेशन ही निकल गई उनकी, तो जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं देखे इस तरह के। आज अगर हमारे यहाँ पर इंडियन लोगों से पूछेंगे कि 18% इंटरेस्ट रेट आपने कब देखे थे, तो वो शायद बैंक्स में या 12-14% भी कब देखे थे। तो शायद एक जनरेशन, मतलब 10-15 साल वाली एक जो जनरेशन है उसको नहीं याद है कि उन्होंने कभी डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट देखे थे। जापान वालों ने तो 1%, 0.5% इंटरेस्ट भी नहीं देखा था। मतलब इतनी बुरी हाल है। अभी इसका क्या असर होगा सर इंडियन मार्केट पर या इंडियन कोई पर्टिकुलर कंपनीज पर जो लिस्टेड हैं, जैसे मारुति, नैम इंडिया जैसी कंपनियां, इन पर कोई असर होगा? देखो, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, बट जिस तरीके से इंडिया का एक्सपोजर जापान की तरफ है, उन्होंने अच्छा खासा एक एक्सपोजर ऑलरेडी एक हेड्ज किया ही होगा। और जिस तरीके से लास्ट 6 महीने में जापान का करेंसी जिस तरीके से वो अप्रिशिएट हुआ है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी ये कंपनियों को इम्पैक्ट जो आना था वो हो चुका है। अभी ये जो रिसेंट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स विल नॉट हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन दी मीनिंगफुल बिजनेस मॉडल, बट ऑलरेडी ये बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करके ही जा रहे हैं, जो बड़े दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी से, ऑटो इंश्योरेंस कंपनी से जिसका रिश्ता जापान के साथ ज्यादा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये लिक्विडिटी ग्लोबल के एक फंड फ्लो के हिसाब से होगा। जिस तरीके से जीरो इंटरेस्ट रेट में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी वहां से फंड्स लेती थी या लोन लेती थी, और वहां पे ग्लोबली द मनी वाज गोइंग टू लिक्विडेट। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली थोड़ा सा अभी लिक्विडिटी का थोड़ा प्रेशर आ सकता है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि रिसेंटली जो जापान का जो सडनली, मतलब 6 महीने पहले पहली बार हमने कहीं पढ़ा कि ये जो एंड ट्रेड का जो मुश्किलें यूएस को हो रही है, और इनडायरेक्टली जो यूएस की मुश्किलें इंडिया को फ्लो हो रही है। एशियन मार्केट्स में जब सेल ऑफ आता है तो इंडिया इज द हाईएस्ट इन द कार्ड्स ऑफ एफआईएस। तो
जब भी उनको पैसा वापस लेके फिर वो जो इंटरेस्ट को पेमेंट करना है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल है, जहाँ पे वो बेच के अपना पैसा वापस लेके जा सकते हैं। आई थिंक वो सब रीजन से ऑलरेडी एफआईएस ने एक अच्छा खासा पैसा इंडिया से ले चुके हैं, तो इनडायरेक्टली वो इंडियन करेंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ चुका है। गोइंग फॉरवर्ड जो आज उनका मीटिंग है 12 बजे का जो कॉन्फ्रेंस है, वहां पे उनके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आगे जाके क्या चांस रहेगा, मतलब नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2026 में उनका सेम इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, कितना हाइक करना है, कितने टाइम्स करना है, ये सब चीजें देख के शायद मार्केट फिर से उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उससे एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि पॉलिसी स्टांस किस तरह का है, हॉकिश ही रहने वाले हैं वो या कुछ हद तक कंफर्ट देने वाले हैं। हालांकि कुछ एक स्टेटमेंट तो उस तरह उनके आए भी हैं, उससे इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा। तो अब जब सवाल जवाब होगा, सामने गवर्नर होंगे, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और 12 बजे के आसपास ये दुनिया भर के बाज़ारों पर थोड़ा सा नज़र रखना, क्योंकि इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट आ सकता है। फिर यूरोपियन मार्केट की ओपनिंग होगी, तो उस समय भी आपको पता लग जाएगा कि आज किस तरह से मार्केट रहने वाला है। लेकिन निफ्टी ने 25,961 के लेवल को पार किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे से निफ्टी इस समय ट्रेड कर रही है। सर, दूसरी खबर जो कि मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो अभी तक यही माना जा रहा था कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट था वो अब ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है। 2026 में उन्होंने भी जो डॉट पॉइंट्स प्लॉट किए थे उसके अनुसार केवल एक ही रेट कट आएगा। लेकिन नवंबर सीपीआई दर उनकी 2.7% रही है, जो कि एस्टिमेटेड थी 3.1%। तो फेड से दर कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। अब नए गवर्नर भी आ जाएंगे कुछ समय में। कैसे देख रहे हो सर, नए गवर्नर पर दबाव होगा इंटरेस्ट रेट डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार घटाने का, या वो अब पॉलिसी रूम नहीं है वहां पर रेट कट के लिए? आई थिंक आगे जाके जो फेड के जो डायलॉग्स होंगे वो लिखा जाएगा मिस्टर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन टीम के साथ। तो आई थिंक 2-3 तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कट के उस हिसाब से ही प्लान करेंगे। और नया फेड तो आई थिंक प्रेशर में नहीं, बट उनके कठपुतली की जैसे ही ट्रेड करेगा। दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग इन द मार्केट्स। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स में अभी इंटरेस्ट रेट कट करने का सिनेरियो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आई थिंक 2 या 3 तो मिनिमम रहेंगे, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो सर, कौन से शेयर प्रभावित होंगे इस पॉलिसी? ऑलरेडी आईटी एज ए सेगमेंट पॉजिटिव होना चालू हो चुका है, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एंड ऑल। अगर यूएस इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट कट का एक स्टांस लेके जाने वाला है नए गवर्नर के साथ, तो एसेंचर का जो कल का रिजल्ट है वहां पे भी एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव सपोर्ट आ रहा है इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए, कि अगर एसेंचर जैसे कंपनी अच्छे गाइडेंस एटलीस्ट गाइडेंस को मेंटेन कर रहा है और ग्रोथ भी दिखा रहा है, तो इंडियन मार्केट्स को भी आई थिंक यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड रहेगा। तो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू फेड एंड द आईटी एज एसेंचर का, तो आईटी इज ए सेक्टर वेयर वन शुड फोकस मोर ऑन, जहाँ पे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लग रहा है। बिल्कुल सर, एसेंचर की बात की तो आज आईटी शेयरों पर जो नज़र है वो बिल्कुल एसेंचर के रिजल्ट्स की वजह से ही है। उनका रेवेन्यू 6% अप रहा इस क्वार्टर में। सितंबर से नवंबर का उनका क्वार्टर रहता है, जिसमें कि उनका रेवेन्यू $18.7 बिलियन का रहा। कंपनी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो प्रशांत सर भी बोल रहे हैं कि गाइडेंस जो है वो अपर रेंज पर रहा इनका रेवेन्यू, तो इसकी वजह से आईटी शेयरों के लिए थोड़ा सा आज पॉजिटिव सेंटीमेंट था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा एसेंचर ने कि डिमांड में कमी नहीं है, पर बढ़ोतरी भी नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रहा, लेकिन ख़राब भी नहीं हो रही है। दूसरा कि उन्होंने कहा कि FY26 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 2 से 5% की रेंज में ही रहेगी, जो उन्होंने पहले दी हुई थी, यानी कि उन्होंने बढ़ाई नहीं, भले ही रिजल्ट उनके अच्छे आए हैं। रेवेन्यू गाइडेंस नहीं बढ़ाना भारतीय कंपनियों के लिए नेगेटिव है, जेफरीज का मानना है। उनका मानना है कि FY27 में जो हम सोच कर चल रहे थे कि शायद भारतीय आईटी कंपनियों के लिए कुछ पॉजिटिव आउटलुक बनेगा, ऐसा दिख नहीं रहा उतना ज़्यादा डिमांड का लेकर। और सिटी ने कहा है कि डिमांड स्टेबल है, पर कुछ भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन थोड़ी सी अब निफ्टी की वैल्यूएशन से आगे बढ़ गई है। प्रशांत सर, आप कितना कंफर्टेबल हैं इंडियन आईटी कंपनीज की अब वैल्यूएशंस पर? क्योंकि हमने देखा कि जो निफ्टी आईटी है उसने एक स्मार्ट रिकवरी पिछले कुछ समय में ली है। अब क्या लग रहा है सर, कौन कौन सी कंपनियां जो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दे रही हैं और कौन सी नहीं दे रही हैं? आई थिंक HCL टेक महिंद्रा दोनों मुझे कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। एज ए ट्रेडिंग पर्पस अगेन मुझे वैल्यूएशन से भी टाइम बिंग उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिकॉज मार्केट्स आर इन द ट्रेडिंग जोन। तो TCS, इंफोसिस, विप्रो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है।
तो HCL टेक और टेक महिंद्रा ये दोनों स्टॉक्स मेरे रैडर में है फॉर ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर 5 to 8% मोमेंटम इन द करंट लेवल्स, कंसिडरिंग द IT एज ए पैक व्हिच इज गोइंग टू मूव फर्दर। अदरवाइज अगर ये स्टॉक स्पेसिफिक नहीं करना है तो निफ्टी IT का जो ETF है, मुझे लगता है कि वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए, विच कैन गिव यू 3-4 रुपीज मोमेंटम फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो वही मैं चीज देख रहा था कि जहाँ पे अगर IT एज ए फोकस्ड ट्रेड करना है तो IT ETF कैन बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। ठीक है, तो ये रही बात एसेंचर की गाइडेंस की। सर, जो मिड कैप आईटी है उस स्पेस में कोई पर्टिकुलर कंपनी जो आप देखते हैं? आई थिंक वहां पे आपको थोड़ा सा अर्निंग के लिए वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अर्निंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द मंथ ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ दिस क्वार्टर। तो यहाँ से ऑलरेडी जो जो सेंस ऑफ डेटा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है कि डाउन साइड इज लिमिटेड फॉर लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप। बट वैल्यूएशन कंसर्न से मुझे लगता है कि ये जो दो कंपनी मैंने बात की थी वहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, टेक्निकल सेटअप पे भी। बट मिड कैप पे IT कंपनी पे मुझे थोड़ा सा अर्निंग के लिए कंसर्न अभी भी है, बिकॉज जो मेजोरिटी मोमेंटम है वो ऑर्डर बुक्स है जो वो बड़े लार्ज कैप्स में ही मुझे दिख रहा है। छोटे में अभी भी मुझे वो डील विंस जो है वो हिसाब से मुझे कंसर्न लग रहा है। आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। F&O में कुछ शेयरों की एंट्री होने जा रही है 31 दिसंबर से। उसमें बजाज होल्डिंग, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, स्विगी, ये 4 शेयर F&O में आ जाएंगे। अब 30 दिसंबर को इस मंथ की तो एक्सपायरी है, उसके बाद से नई सीरीज में इनका आगाज हो जाएगा। सर, इनमें से किसी काउंटर पर बैट लगाना चाहेंगे आप? देखो सर, मैं थोड़ा सा हमेशा नेगेटिव हो जाता हूँ व्हेनेवर ए फ्रेश न्यू कंपनी कम्स इनटू द F&O सेगमेंट। बिकॉज क्या है, अगर ये कंपनी में या इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सेंटिमेंट से नेगेटिव न्यूज आ जाते हैं तो इनकी जो पिटाई होती है आपने देखा ही होगा, बहुत खराब होती है। मतलब 20, 30, 40% तक नीचे गिर जाते हैं। सो लेट लेट दिस कंपनी गेट लिस्टेड, मतलब इनटू द F&O सेगमेंट, थोड़ा सेटल होने दो। आज तो उनका मोमेंटम लग रहा है कि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में है। मुझे इसमें स्विगी कैन बी वन स्टॉक, थोड़ा रिस्की है अगेन बिकॉज लॉस मेकिंग है। आपने इटरनल को देखा ही होगा इंडेक्स पे आने के बाद कैसे उसका मोमेंटम रहा हुआ है। बट चारों में मैं नॉट सो बुलिश, बिकॉज ओनली बिकॉज कि ये F&O में आ रहे हैं, मैं कोई बुलिश नहीं हूँ। बट टाइमिंग चारों एक अच्छी कंपनियां हैं, बट यस इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनली। तो लॉन्ग टर्म के लिए F&O में जाने की जरूरत नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ऑल द 4 कंपनीज आर इन पॉजिटिव। बट ये एक बार F&O में आने के बाद आई थिंक दे हैव टू परफॉर्म वेल। थोड़ा भी बड़ा नेगेटिव न्यूज आए तो दे नो हाउ इट विल बी पनिश्ड इन द मार्केट्स। ठीक है, तो ये केवल स्विगी पर सर नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज वारी एनर्जीज में थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। सर, वारी पर कोई आपका सोच? देखो मैं सोलर पे थोड़ा सोच रखता हूँ इसके अंदर। तो एंड ऑफ द डे इट्स बिगेस्ट इन दी कैपेसिटीज। ओवरऑल जो सेक्टर है अभी ओवर क्राउडेड हो चुका है लिस्टिंग स्पेस में। डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड हैवी है, सप्लाई अभी भी कम लग रहा है मुझे। तो इंपोर्ट यहाँ पे भी कर रहे हैं लोग। जिस तरीके से वैल्यूएशंस तो पीक में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ओनली वारे कैन बी ए बेटर स्टॉक बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी एंड द अर्निंग्स। बाकी जो सोलर पैनल मेकिंग कंपनी है वहां पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न अभी भी राइज हो रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे वारे लुक्स गुड फॉर मी। I think a close above 3020 can be a great level for a breakout, अगर मुझे लगता है कि टेक्निकल टर्म्स पे किसी को ट्रेड करना है, for a target of 3200 to 3300 for a 1 month position holding। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगला जो एक बदलाव हो रहा है वो सर सेंसेक्स में हो रहा है, जहां पर कि इंडिगो की एंट्री हो रही है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर सोमवार से एग्जिट हो जाएगा। 22 दिसंबर उसकी एंट्री और एग्जिट डेट रखी गई है। इंडिगो में $314 मिलियन का इनफ्लो आएगा और टाटा मोटर्स में करीब 190 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई देगा। सर, कैसे देखें इन दोनों शेयर्स को? सर मैं तो टाटा मोटर पीवी पे में बोल रहा हूँ, दिस इज अ राइट डिसीजन। वो इंडेक्स से बाहर जाना चाहिए एंड देन इस पे अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। व्हेनेवर कोई स्टॉक है जो F&O से बाहर जाता है, इंडेक्स से बाहर जाता है, आई थिंक जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट और इनफ्लो और आउटफ्लो में रहेगा वो तो रहेगा ही, बिकॉज ऑफ पैसिव फंड्स व्हिच आर फॉलोइंग दीज इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वो होने के बाद मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। कल परसों मैंने कहीं न्यूज पढ़ा कि जो टाटा सियरा का जो ओपनिंग डे था, दे फाउंड ऑलमोस्ट 70,000 बुकिंग इन 1 डे। मतलब पैन इंडिया के हिसाब से ही है, बट 70,000 इज ए ग्रेट नंबर। मतलब पूरी मंथ में टाटा मोटर्स जो है वो 1,20,000 के आसपास सेल करने की कोशिश करता है, या मारुति 1,00,000 गाड़ियों के ऊपर सेल करने की कोशिश करता है। ये एक दिन में 70,000 गाड़ियां बुकिंग हुई है। डिलीवरी थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस जिस तरीके से ये गाड़ियां लॉन्च हो रही है, जिस तरीके से प्राइस पॉइंट उन्होंने रखा है 11.49, आई थिंक
ग्रेट कंपनी, ग्रेट प्रोडक्ट। आई थिंक मुझे डाउनसाइड बहुत लिमिटेड लगता है, यहाँ से 10 रुपए हो सकता है बिकॉज ऑफ द पैसिव फंड्स सेलिंग एंड बाइंग इन इंडिगो एंड टाटा मोटर्स। बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव, टर्निंग वेरी पॉजिटिव ऑन पीवी ऑल्सो, डिस्पाइट जो चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड है वो तो रहेगा ही, बट डोमेस्टिक कंपनीज स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा अभी ईवी बाय एबिटा वाइज अब देखोगे थोड़ा सा पॉजिटिव होना चालू हो चुका है। जैगुआर तो जो रिस्क है वो रिस्क रहेगा ही। और इंडिगो में आई थिंक जो भी फियास्को हुआ, जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, आई थिंक इट इज known to the market, it has been priced into the market. I am still waiting for more downside because उनका अगले 2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि 900 से 1000 करोड़ के आसपास उनका पीएनएल में इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव टर्म्स में। जब वो आएगा तो शायद फिर से रिएक्शन ज्यादा रहेगा बिकॉज जो रिफंड देना है, जो कूपन्स उन्होंने दिए हुए, दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी पीएनएल, जो बॉटम लाइन पे ही इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर के हिसाब से तो ये प्राइस एक्शन शायद इंडिगो प्राइसिंग 5200 5300 के रेंज में, और डाउनसाइड में अगेन 4800 ये रेंज में ही रहेगा एक क्वार्टर के अंदर। फॉर मी राइट लेवल टू बाय वुड बी 4500 के आसपास व्हेनेवर वी गेट अ ड्रास्टिक मूव और बिकॉज ऑफ दिस implications इन द पीएनएल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर एरोफ्लेक्स पर है। एरोफ्लेक्स में आज काउंटर पर बहुत तेज मूव है, करीब 10% से ज़्यादा का। 13,000 यूनिट लिक्विड कूलिंग स्किट्स बनाएगी। कूलिंग स्किट्स को डेटा सेंटर में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रही थी उससे ज़्यादा स्ट्रीट प्रभावित नहीं होती है, लेकिन स्ट्रीट प्रभावित होती है जैसे ही डेटा सेंटर का नाम आ जाता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो इस पर काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसे में एक बाय प्रोडक्ट भी बना देना, कोई हेल्पिंग चीज़ बना देना, वो कंपनी को घुमा कर रख देता है। आज एरोफ्लेक्स में भी यही हो रहा है। सर कैसे देख रहे हो एरोफ्लेक्स को? यस, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। जो कंपनी एआई के बारे में बात करता है, जो कंपनी डाटा सेंटर के बारे में बात करता है या इन्वेस्ट करता है, जो कंपनी न्यूक्लियर के ऊपर बात करता है जहां पे उनका मेन कोर बिजनेस वो नहीं होता है, वो कंपनी में सिर्फ प्लानिंग करने से ही 10%, 15%, 20% कैपिटल मोमेंटम आ जाता है। बट आई वुड लाइक टू वेट एंड वॉच फॉर देयर एग्जीक्यूशंस। जिस तरीके से आपने अनंत राज में देखा होगा डाटा सेंटर के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट कर लिया, बट उनके जो प्राइसिंग्स थे अभी जो ऑलमोस्ट 20 से 30% नीचे है ऑल टाइम हाई के आसपास। तो सो व्हेनेवर दे अनाउंस सच काइंड ऑफ एआई, डाटा सेंटर और न्यूक्लियर, मैंने कल एक न्यूज पढ़ा था कहाँ पे वालचंद नगर का उनका कोई परमिशन मिल चुका है न्यूक्लियर पावर के अंदर कुछ ना कुछ तो उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उनका काम वो है नहीं है, बट अगेन ऑब्वियसली यस न्यू एज है, मतलब बहुत लोग उस पर गुस्से नहीं है। अगर सक्सेस हो गया तो शायद वहां पे अच्छा खासा उनका रेवेन्यू बिल्डअप हो जाएगा। एक अजम्पशन पे, होप्स पे प्राइस एक्शन आ जाता है। बट आई विल नॉट बी अ बायर बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस। आई विल बी अ बायर व्हेन आई सी सम काइंड ऑफ गुड एग्जीक्यूशन एंड इंपैक्ट ऑन द पीएनएल अकाउंट। तो वो चीज के चक्कर में मुझे लगता है कि आज किसी ने अगर 170 160 में आसपास अगर किसी ने लिया हुआ है ये न्यूज के ऊपर 195 200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। वैसे सर ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो कैपेसिटी तो है इनकी पहले से, लेकिन अब ये और बढ़ा रहे हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि इनके मैनेजमेंट हमारे टीवी मतलब हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो उनसे जितनी भी मेरी आज तक बातचीत हुई है तो उन्होंने गाइडेंस जो दी हैं अक्सर वो पूरी की हैं टाइमली एक्सपेंशन की। अब ये देखना होगा कि ये वाला एक्सपेंशन टाइमली होता है या नहीं होता, और ये नंबर्स में कितना कन्वर्ट होता है। यू राइटली सेट कि नंबर्स में कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एरोफ्लेक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। सर कुछ एक शेयर्स पे और नज़र में डालना चाहूँगा जिनमें कि आप देखो बायोकॉन, यहाँ पर न्यू जर्सी यूनिट के लिए EIR रिपोर्ट फ्रॉम US FDA मिली है इनको। वॉल्यूंट्री एक्शन इंडिकेटेड ये स्टेटस है। बायोकॉन को इस खबर के साथ साथ और ओवरऑल आप कैसे देख रहे हो? वेरी पॉजिटिव। आई थिंक ये न्यूज एक्सपेक्टेड ही था, और प्लस उसके साथ भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर भी लास्ट 1 वीक 10 डेज के अंदर कुछ मार्केट्स में न्यूज दिया हुआ है। तो आई थिंक कंसिडरिंग बोथ फैक्टर्स ट्रेंड्स आर वेरी पॉजिटिव। आई थिंक मोमेंटम विल कंटिन्यू टुवर्ड्स 410 415 420 लेवल्स ऑन अ टेक्निकल प्राइस पॉइंट। बाकी फंडामेंटली मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव के ऊपर जा चुका है, 100 PE के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेशियोज में कुछ खास है नहीं, ROEs आर वेरी लो, प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के आसपास तो ठीक ठाक ही है, बट अगेन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। बट जिस तरीके से लास्ट 1 महीने में उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो बातें हुई है और आज जो आपने जो रिपोर्ट बताया मुझे उसके ऊपर देखेंगे तो ट्रेंड इज पॉजिटिव। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ at their 50-day DMI which is at 384 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं 420 के लिए।
ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार प्रशांत भाई को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। जैन साहब, इस वीकेंड पे घर पे हैं या प्रशांत जी के साथ कहीं मीटिंग पर घूमने जा रहे हैं? प्रशांत जी के साथ तो मंगलवार बैठे थे इनके ऑफिस में। अच्छा, टाइम मिला या प्रशांत जी बिजी थे? नहीं नहीं, टाइम तो मिल ही गया था। अच्छा, टाइम मिल गया ना। चलिए, प्रशांत जी, अक्सर मैंने सुना है कि आप बड़े ऑफिस में बिजी रहते हैं। अभी सर प्रशांत भाई स्टार है ऑफिस के। ऐसे ऐसे मार्केट्स में सर बहुत क्लाइंट्स के मीटिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में जो पिटाई हुई है, तो रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत ही क्वेरीज आ रहे हैं। और एक्चुअली आजकल ना मैं ये देख रहा हूँ कि क्लाइंट्स आर कमिंग टू ऑफिस। जो अच्छा। मार्केट्स लास्ट 1 ईयर में मैं देख रहा था कि हम लोग क्लाइंट के पास जा रहे थे और जो हम लोग बोल रहे थे वो ले ही रहे थे, बट अभी जिस तरीके से पोर्टफोलियोज हुए हैं, दे आर कमिंग हियर टू मीट अस कि यार तुम्हारा व्यू क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज फोन पे बात करना और फिजिकली मिलने में बहुत ही फर्क लगता है। एंड एक्चुअली ज्यादा इम्पैक्ट फिजिकल मिलने से ही होता है। तो आई बीइंग सो बिजी, आप लोगों ने मुझे इतना बिजी रख दिया है फ्राइडे को, मंडे शाम को और बहुत सारे अदर चैनल्स में। तो वो बोलते हैं कि आगे प्रशांत जी को मिलना ऑफिस में ही बेटर लगता है, बिकॉज उनका टाइम भी वेस्ट ना हो ट्रैवलिंग में, और उनको ऑफिस आके एक खाना पीना नाश्ता भी हो जाता है। आई एम वेटिंग, विवेक जी आप कब आओगे मेरे ऑफिस? थैंक यू सर। बिल्कुल। और अंशुल जी, तो मतलब अब आपसे भी मिलना इतना ही टफ होता है आपके ऑफिस में? नहीं नहीं सर, हम तो मतलब टफ नहीं। क्या होता है सर, देखिए, एक तो स्ट्रेसफुल जॉब है, दिमाग हमेशा आपका ऑक्यूपाइड रहता है। हाँ। दूसरा, आप 5 बजे तक ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई, 3:30 बजे तक तो मार्केट ही चल रहा है, फिर पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, वीडियो, ये सब चीज। 5 सवा 5 बजे तक ना दिमाग थक जाता है, फिर 2 घंटा चाहिए आराम। उसके बाद एक मतलब उसमें जिम विम ये सब। फिर शाम को बैठ गए कमोडिटी पे। तो अभी तो मम्मी पापा आए हुए हैं, कल पापा चिल्ला ही रहे थे कि यार तुम्हारे पास 10 मिनट का समय नहीं होता है बैठ के बात करने के लिए। शाम को आए, कमोडिटी पे बैठ गए, रात को अपने 1 घंटा वॉक पे निकल गए, फिर सो गए। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तो अब दिक्कत तो सब जगह है ही। सही है। चलिए अंशुल जी, अब ये बता दीजिए फटाफट से, आज निफ्टी में अच्छा बाउंस बैक आ गया बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के बाद। और देखिए, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी हमारे मार्केट खुलने से पहले ही आ गई थी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो मैं प्रशांत भाई से भी यही बात कर रहा था कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी आज हो गई है। 3 दिन से हम डरे हुए घूम रहे थे, और हम ही नहीं, दुनिया भर के बाजार घूम रहे थे। ये इन कैरी ट्रेड से डर लग रहा था सभी को, लेकिन आज घूम गया बाजार। अभी ये परमानेंट घूम गया है, लग रहा है कि मतलब इस घुमाव में दम है, या अभी फिर ये शाम तक आते आते फुस हो जाएगा? तो देखिए, इतना फर्क कम से कम हमको नहीं पड़ना चाहिए था। जहां हम 8-10% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वहां 75 पैसा या 1 रुपए कुछ हो जाए तो हमको बहुत फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको तो अभी भी वहां से सस्ता ही पैसा मिल रहा है, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि भूख तो रहेगी। तो बहुत हमको फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ी रिलेटिवली वीक है, निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। कल के हाई के ऊपर सीधा गैप अप ओपनिंग मारी है, जबकि कल मिड के नीचे क्लोज किए थे। तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ है। बट अगेन, मंथली जो वीवैप है और प्रीवियस वीक का वैल्यू एरिया हाई यहीं पे जाके अटके हैं। 26,057 की जोन। जैसे ही ये जोन निकलती है, नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव आपको 26,200 26,250 का मिलेगा। तो ये मेक और ब्रेक जोन है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा मंथन करेगा। अगर इस जोन में आप फंसे तो दोनों साइड में, अगर ठीक ठाक बैठ गया तो पैसा मिल जाएगा, टूटा तो फिर पैसा टूटेगा। तो ये जोन है जहां पे थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए। एक बार डिसाइसिवली 26,050 निकल जाए तब आप लॉन्ग कीजिए। आराम से 200-250 पॉइंट की अपमूव तो आराम से मिलेगी। साथ में बैंक निफ्टी चलना बहुत जरूरी है। कल जरूर स्विंग लो, ओपन लो के साथ स्वीप किया था 58,800 का, लेकिन परसों के हाई के ऊपर नहीं सस्टेन किया, बड़ी विक दिया है। आज भी उसी विक के अंदर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पहला यहाँ से लग तो रहा है 59,211 का टारगेट मिलना चाहिए, जो प्रीवियस डे हाई है, और वो निकला तो फिर एकदम आराम से 50 जो स्विंग हाई है 59,545 का, इसके टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। हमने अभी बैंक निफ्टी बाई दिया है अपने क्लाइंट्स को, बट छोटी क्वांटिटी सजेशन है कि यहाँ से छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। अगर पोजीशन बिल्ड होने लगी अच्छी तो फिर ऑप्शंस में भी प्ले करेंगे, ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग, सारी चीज करेंगे। अभी टेस्टिंग पोजीशन बैंक निफ्टी लॉन्ग ली है।